स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9 टर्म 2 का प्रैक्टिस पेपर 2। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो नीचे सारे ही प्रैक्टिस पेपर की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो उसमें सारे ही प्रैक्टिस पेपर हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, सोशल साइंस के और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी, क्लास 9 का। ठीक है, तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब आपको ये पढ़ना है और आपको कुछ नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आपको आंसर करना है। ठीक है, संजय वर्क्स एज एन अकाउंटेंट इन द प्राइवेट फर्म। ठीक है, ही हैज क्रिएटेड टू स्प्रेडशीट टू कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। द एक्सट्रैक्ट ऑफ हिज स्प्रेडशीट इज शोन बिलो। तो संजय ने क्या है, एक प्राइवेट फर्म है जो कि अकाउंटेंट के उससे करता है वहाँ पे वर्क। ठीक है, उसने एक स्प्रेडशीट बनाई जिससे टोटल सैलरी जो है हर एक एम्प्लॉय की वो कैलकुलेट कर सके। तो ये स्प्रेडशीट उसने बना रखी है, आप देख सकते हो। एम्प्लॉय की आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी है, आईडी लिखी है, मतलब नेम, बेसिक सैलरी कितनी है, डीए, टीए, ये सब टोटल सैलरी जो भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ये आपको स्प्रेडशीट में गिवन है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन द सेल इज। तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट आपको बताना है, राइट, लेफ्ट, सेंटर या जस्टिफाई। तो जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट है टेक्स्ट का वो किस तरफ है? देखो आपको क्या दिख रहा है इसमें, लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, जो आपको डिफॉल्ट अलाइनमेंट दिख रहा है वो किसकी तरफ दिख रहा है? आपको लेफ्ट की तरफ दिख रहा है। तो दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो लेफ्ट की तरफ तो आपको दिख रहा है। तो सेल अलाइनमेंट जो होता है कि टेक्स्ट और नंबर्स की जो पोजीशंस होती हैं वो सेल में किस तरफ को है। यू कैन अलाइन वर्टिकली मीनिंग टूवर्ड्स द टॉप, मिडल एंड बॉटम। सो आप उस अकॉर्डिंग आप खुद ही देख सकते हो, या फिर अलाइनमेंट जो हॉरिजॉन्टली होता है, मतलब लेफ्ट, सेंटर या राइट में, उससे आप देख सकते हो। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरफ जो है वो सेल का अलाइनमेंट है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट है। तो वो किसकी तरफ है? वो लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, Which of the following functions is used to calculate the DA? DA कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है वो आपको इसमें बताना है। परसेंटेज, एवरेज, परसेंट या फिर नन ऑफ दीज। कौन सा इसके अंदर यूज़ किया जाता है? वो है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई सा भी यूज़ नहीं होता है, तो कोई फंक्शन यूज़ नहीं होता है टू कैलकुलेट द DA। इंस्टेड इट्स यूज़ अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला यूज़ होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि D2 इज इक्वल्स टू C2 इंटू 0.1, मतलब 10% जो बेसिक सैलरी होती है आप करोगे 10/100 लिखोगे तो वो आ जाएगा 0.1। तो ऐसे करके कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। कोई एवरेज या परसेंटेज का मेथड इसके अंदर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। थर्ड देख लेते हैं। द फॉर्मूला यूज इन द सेल G2, जो G2 वाला जो कॉलम है, जो सेल है, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया गया है वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, थर्ड वाला है ना, तो करेक्ट फॉर्मूला जो है वो है आपका ए वाला, दैट इज इक्वल्स टू सम C2 और F2। तो सम फंक्शन इसके अंदर यूज़ किया गया है कि टोटल वैल्यू जो फाइंड करने के लिए इसके अंदर यूज़ किया गया है। ठीक है, प्रेजेंट इन द सेल, जितनी भी वैल्यू प्रेजेंट है उसको यूज़ करने के लिए किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। थर्ड आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड द एम्प्लॉय आईडी आफ्टर एंटरिंग द फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी इन द सेल। तो फर्स्ट आईडी जब एक एम्प्लॉय की आपने एंटर कर दी, फर्स्ट एम्प्लॉय की आईडी आपने एंटर कर दी, तो आपने उसे और ऐड करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? फिल हैंडल, ऑटोफिल, बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑफकोर्स आप फिल हैंडल का आप यूज़ करते हो टू जनरेट द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आईडी आफ्टर एंटरिंग द फर्स्ट वन। ठीक है, फिल हैंडल का इसमें यूज़ होता है कि अगर हमें रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय की आईडी को एंटर करना हो। ठीक है, क्योंकि वो जो स्मॉल रेक्टेंगल कंट्रोल होता है ना, फिल हैंडल उसे आप कहते हो। ठीक है, किसी भी आप सेल और रेंज ऑफ द सेल को आप सेलेक्ट करोगे तो आपका फाइल हैंडल जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, फिफ्थ वाला देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाता है ए। फिफ्थ वाला है आपका द फंक्शंस टू फाइंड द हाईएस्ट सैलरी इज। कौन सा फंक्शन यूज़ होता है इसमें? हाईएस्ट सैलरी को अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो
दैट इज़ हाईएस्ट, मैक्सिमम या फिर लार्जेस्ट या फिर मैक्स। तो इसमें कौन सा यूज़ होता है आपको ये बताना है। तो मैक्स यूज़ किया जाता है इसके अंदर, मैक्स फंक्शन यूज़ किया जाता है कि हम हाईएस्ट सैलरी जो है उसको फाइंड कर सकें। फॉर्मूला क्या होगा, मैक्स फंक्शन इज इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट में नंबर 1 नंबर 2 जितनी भी आपको सैलरीज उसमें लिखनी है वो इसमें आप लिख सकते हो। सिंटेक्स लिखते हैं मैक्स पूरा MAX ऐसे कैपिटल में, ठीक है, ऐसे सिंटेक्स में यूज़ किया जाता है। तो आपका कौन सा हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया है। अब चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय IDE। और में भी आपको क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको IDE के बारे में बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या होती है, इनोवेशन ड्रिवन इंटरप्राइजेज होती है। इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। नीचे मैंने आंसर्स लिख रखे हैं और में आपको दे रखा है राइट अबाउट वन ऑफ द कोऑपरेटिव दैट इज फंक्शनिंग इफिशिएंटली सिंस इट्स इंस्पेक्शन। तो आपको कोई सा भी एक कोऑपरेटिव बताना है जिसको इंस्पेक्शन के लिए कोई भी फंक्शन बताना है जो कि यूज़ किया जाता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले IDE के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमें क्या गिवन है, देखो IDE क्या होता है। IDE होता है इनोवेशन ड्रिवन इंटरप्राइजेज, जो कि मैंने आपको बताया आर अ लार्ज नॉइसनेस कंपनीज होती हैं दैट माइट नॉट मेक सक्सेस, जिसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं होती, बट इफ़ दे मेक इट दे वुड ग्रो वेरी बिग। लेकिन अगर उन्होंने ठान लिया कि सक्सेस उन्हें पानी है, ठान लिया, तो वो बहुत बड़ी ही ग्रो हो जाएंगी। दे लुक फॉर द ब्रॉडर मार्केट। वो ये वाला जो एंटरप्राइज होता है वो ब्रॉडर मार्केट को देखता है जो कि ग्लोबली भी होता है और उनके रीजन से बियॉन्ड भी होता है। दे रिक्वायर्ड बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए होता है। इन दिस दिस फैक्टर इज हाई, और इस फैक्टर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। दीज आर यूजुअली इनोवेशन बेस्ड हेयर। इनोवेशंस मीन्स कमर्शलाइजिंग ऑफ द इनोवेशन। तो इसका मीनिंग भी आपको गिवन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद कर लेना है इसमें, ठीक है। इनोवेशन बेस्ड होता है और इनोवेशन का मतलब क्या होता है, कमर्शलाइजेशन ऑफ द इन्वेंशंस, ठीक है। ये पॉइंट आप ये लास्ट लाइन जो है ना ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, अब जो है ऊपर एक कोऑपरेटिव फॉर्म का एक एग्जाम्पल बोला गया है, एग्जाम्पल आपको बताना है। तो वो एग्जाम्पल क्या है, इसमें बोला गया है आपको कि द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोऑपरेटिव फॉर्म बिजनेस मॉडल इज अमूल। अमूल का इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। द वन विच इज फंक्शनिंग इफिशिएंटली सिंस इट्स इंस्पेक्शन, उसके इंस्पेक्शन से ये फंक्शनिंग इफिशिएंट है। इट हैज़ प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्म्स हु आर द सप्लायर्स एज वेल एज इट्स ओनर्स। तो उन्होंने प्रोटेक्ट किया है जितना भी इंटरेस्ट होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स का, जो कि सप्लायर्स होते हैं और जो ओनर्स भी होते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया विद 2.2 बिलियन मिल्क प्रोड्यूसर। तो सबसे लार्जेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट भी है। देयर आर 38,000 करोड़ सक्सेसफुल बिजनेस आइडेंटिटीज विच सप्लाई प्रोडक्ट्स टू ओवर 40 कंट्रीज एंड प्रोवाइड द लाइवलीहुड टू द करोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स डेयरी फार्म्स इन द गुजरात एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस आइडेंटिटी है अमूल, ठीक है। ये इसमें बोला गया है जो कि 40 कंट्रीज़ में सप्लाई होते हैं इनके प्रोडक्ट्स, और इंडिया में भी डेली फार्मर्स जो है गुजरात और रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी करोड़ों का लाइवलीहुड होता है, इसमें प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारे इंडिविजुअल्स को, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डाटा वैलिडेशन। आपको एडवांटेजेस बतानी है किसकी, डाटा वैलिडेशन की, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम इसमें आंसर आपको कौन कौन से पॉइंट्स आपको गिवन है। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग data validation is that when a worksheet is used to receive input data from the user, data validation can restrict user from entering the invalid data। तो क्या होता है कि इसकी एडवांटेज क्या होती है, जब भी आप वर्कशीट का यूज़ करते हो, इट इज़ यूज टू रिसीव इनपुट। वर्कशीट्स कब यूज होती है, जब भी हम कोई इनपुट डाटा को रिसीव करते हैं किसी भी यूज़र से। डाटा वैलिडेशन तब यूज़ किया जाता है, वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है उस यूज़र पर जो कि इनवैलिड डाटा को क्या कर रहा होता है, एंटर कर रहा होता है। इसीलिए एडवांटेज है डाटा वैलिडेशन का। इट इज़ नॉट ओनली prompt the user to enter a valid data by showing a message, but it also give an error message whenever it's a wrong entry is made by the user। जब भी wrong entry होगी तो वो error दिखाएगा, ये इसकी एडवांटेज होती है। It will not accept any entry until or unless it is correct, till then it is keep on showing the error message। तब तक वो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, करेक्ट नहीं बोलेगा जब तक वो करेक्ट नहीं होगी। तो वरना वो क्या करेगा, इनवैलिड आप डाटा कुछ भी डालोगे तो वो क्या शो करेगा, वो एरर शो करेगा, ठीक है। तो आपको डाटा वैलिडेशन का मतलब पता होना चाहिए। वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है यूज़र को जब भी कोई इनवैलिड डाटा एंटर किया जाता है। तो ये एडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है और आपको लिखना है, और मैं आपको क्वेश्चन दे रखा है एम ऑफ GSDP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी। और ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाउ विल यू सेलेक्ट द टेक्स्ट इन द टेबल, आप कैसे सेल में से, रोज में से और कॉलम में से कैसे आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आपको शॉर्ट नोट दिख रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट पे। नेचुरल एनवायरनमेंट्स इंक्लूड ऑल द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स ऑकरिंग नेचुरली ऑकर ऑन द अर्थ। जितने भी अर्थ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, अब उसको वो नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है। ठीक है, द नेचुरल एनवायरनमेंट इज सब डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कौन से होते हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, और अबायोटिक होते हैं जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट एक्सेट्रा, ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, बायोटिक डिपेंड ऑन द अबायोटिक फैक्टर्स टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स टू ग्रो एंड सर्वाइव। तो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुल होगी, ग्रो होंगे और वो सर्वाइव हो पाएंगे। ऑफकोर्स प्लांट्स, एनिमल्स कैसे हो सर्वाइव हो पाएंगे, क्योंकि अबायोटिक प्लांट्स को क्या चाहिए, पानी चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, तो उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वही चीज़ इसमें बोल रखा है। ठीक है, और मैं आपको दे रखा है GSDP। GSDP आपको क्या करना है, उसका एम आपको बताना है। तो आपको एम इसमें दे रखे हैं, GSDP की फुल फॉर्म क्या है, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको इसका एम बताना है। इसका एम क्या होता है, टू ट्रेन ग्रीन स्किल्ड वर्कर्स विद द टेक्निकल नॉलेज एंड द कमिटमेंट टू सर्व एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट्स। इनको ट्रेन किया जाता है ग्रीन स्किल्ड वर्कर्स को टेक्निकल नॉलेज के साथ, एक कमिटमेंट्स के साथ, जिससे वो एनवायरमेंट को कंजर्व और प्रिजर्व करेंगे, कि उनको कंजर्व करने के लिए कि आप इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हो, वो सब ट्रेन किया जाता है उन्हें। सेकेंड पॉइंट दे रखा है कि टू जनरेट द न्यू जॉब्स फॉर द ग्रीन स्किल्ड वर्कर्स हु हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड द बायोडाइवर्सिटीज, reduce the energy consumption and minimizing the waste and the pollution। न्यू जॉब्स को जनरेट करता है फॉर ग्रीन स्किल्ड वर्कर्स जिन्होंने इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प किया हो, और एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करने में, और मिनिमाइज वेस्ट एंड द पॉल्यूशन में। तो ये इसका एम होता है, टू प्रिजर्व और रिस्टोर इन्वायरमेंट क्वालिटी सो दैट इट्स लास्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। वो क्या करते हैं, प्रिजर्व भी करके रखते हैं और रिस्टोर भी करके रखते हैं इन्वायरमेंट क्वालिटीज़ को। ठीक है, फॉर द फ्यूचर जनरेशंस के लिए। इतना क्लियर है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हाउ विल यू सेलेक्ट द टेक्स्ट इन द टेबल, कि आप कैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी टेबल में से। तो सेल का किसमें क्या बोल रखा है, आप सेल को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, उस पर डबल क्लिक करोगे इनसाइड द सेल, तो आपका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। रो में क्या होता है, बाय मूविंग द माउस पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द रो मार्जिन एंड क्लिक द राइट माउस बटन, आप ऐसे करके एक रो को सेलेक्ट कर सकते हो, उसके टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। कॉलम की बात की जाए तो आप क्या है, माउस के पॉइंटर्स को जो है वो टॉप ऑफ द कॉर्नर पे आपको प्लेस कर लेना है, और उस पर लेफ्ट बटन जो होता है माउस पर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपली आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 आपको दे रखा है, व्हाट इज अ स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या होता है, व्हाट इज अ टेबल एंड हाउ इट इज यूजफुल इन इम्प्रेस। तो सबसे पहले हम 6th क्वेश्चन ही देखते हैं, 7th 8th बाद में देखते हैं। स्लाइड मास्टर आखिर क्या होता है, वो हमें इसमें सबसे पहले देखना होगा। स्लाइड मास्टर होता है इज अ स्लाइड दैट इज यूज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द अदर स्लाइड। स्लाइड मास्टर होता है, एक स्लाइड होती है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द अदर स्लाइड के लिए यूज की जाती है। इट इज सिमिलर टू द पेज स्टाइल इन द राइटर। पेज स्टाइल जो होता है राइटर में उसके जैसा सिमिलर होता है। इट कंट्रोल द बेसिक फॉर्मेलिटीज फॉर्मेटिंग ऑफ ऑल द स्लाइड बेस्ड ऑन इट। जो ये कंट्रोल करता है, बेसिक फॉर्मेटिंग जो होती हैं, फॉर्मेट जो होते हैं वो कंट्रोल करता है। अ स्लाइड शो कैन हैव मोर देन वन स्लाइड मास्टर। उसके पास एक से ज़्यादा स्लाइड शोज होते हैं, एक से ज़्यादा स्लाइड मास्टर्स होते हैं। स्लाइड मास्टर हैज़ बीन डिफाइंड। आपको देखो ऊपर वाली लाइन्स तो बहुत सिंपल थी, ये वाला जो है ये आपको याद रख लेना है अच्छे से। ये वाला जो पैराग्राफ मार्क किया है मैंने, अ स्लाइड मास्टर हैज़ डिफाइंड अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग बैकग्राउंड कलर्स, ग्राफिक्स, ग्रेडियंट्स, अदर ऑब्जेक्ट्स, हेडर, फुटर, प्लेसमेंट, साइज ऑफ टेक्स्ट फ्रेम्स, टेक्स्ट फॉर्मेट्स। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना है, ये पैराग्राफ आप मार्क कर लो अच्छे से। ठीक है, एक जगह लिख लो जहाँ पे भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हो, तो आपको स्लाइड मास्टर ये अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्लाइड मास्टर, जो कि
आप सिंपली बोल सकते हो अ स्लाइड मास्टर इज अ स्लाइड दैट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द अदर स्लाइड्स। अदर स्लाइड्स के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो आप उसको बोलते हो स्लाइड मास्टर्स। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और में हमें क्या क्वेश्चन गिवन था। मैं आपको पढ़ देती हूँ कि टेबल्स क्या होते हैं और इम्प्रेस में कैसे टेबल्स का यूज़ किया जाता है। तो वो आपको बताएं। टेबल्स क्या होते हैं, जो कि अ ग्लाइड मेड अप ऑफ सेल्स एज अ बेसिक यूनिट अरेंज इन द रोज एंड द कॉलम्स, जो कि बेसिक यूनिट्स होती हैं जो रोज और कॉलम्स के उसमें अरेंज की गई हुई होती हैं। ठीक है, आप टेबल्स में देखते हो कि बहुत सारे सेल्स होते हैं रोज और कॉलम में, उसे अरेंज किया जाता है सिंपली। इट कैन बी यूज टू बोथ द स्टोर एंड डिस्प्ले डाटा इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेट। तो ये बोथ स्टोर भी करता है और डिस्प्ले भी करता है एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। तो टेबल्स आर यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड द न्यूमेरिकल डाटा इन द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। टेबल्स जो है वो क्यों यूजफुल है कि हम किसी भी टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन को या फिर न्यूमेरिकल डाटा जो होता है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में हम उसको क्या करें, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करें। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं और हमें क्या दे रखा है, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको इतना क्लियर हो गया। ऐसे ही टेबल्स को इम्प्रेस में भी यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। 7 दे रखा है, राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द इंटरनेट इन द स्लाइड्स, कि आप कैसे किसी इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, उसके आपको स्टेप्स लिख रखे हैं किसी भी स्लाइड्स में। ठीक है, और मैं आपको दे रखा है हाउ विल यू अप्लाई द शेडो इफेक्ट्स ऑन द शेप ऑब्जेक्ट। किसी भी आप शेडो इफेक्ट के आपको बताना है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 8 क्वेश्चन बाद में देखेंगे। 7th क्वेश्चन के स्टेप्स देख लेते हैं सबसे पहले कि कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो किसी इमेज को। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको वेब ब्राउजर से आप उस इमेज को लोगे तो उसको आपको ओपन करना होगा। फिर जो भी इमेज चाहिए आपको वो उसे सर्च करना होगा। बहुत सारी इमेजेस जो है वो अपेयर हो जाएगी। जो सी भी आपको इमेज पसंद है उसको कॉपी करो, राइट क्लिक करो उस इमेज पर और कॉपी इमेज फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू अपेयर हो जाएगा, तो उससे आप ले सकते हो उस इमेज को। ठीक है, फिर आपको क्या जाना है, स्लाइड पर जाना है और उस इमेज को क्या कर देना, पेस्ट कर देना, जो कि आपने कॉपी कर रखी थी। फिर राइट क्लिक करना है ऑन द स्लाइड पर और उस पेस्ट ऑप्शन पे, पेस्ट का आपको राइट क्लिक करोगे ना जब आप, तो एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो वो आपको उस पर क्लिक कर देना है। ऐसे एक बॉक्स सा खुल जाएगा, यहाँ पे लिखा होता है ना कॉपी पेस्ट, ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखे हुए होते हैं, तो आपको उसमें से पेस्ट चूज़ कर लेना, वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये एक छोटे से स्टेप्स थे जो कि आप इंटरनेट से लेकर आप स्लाइड्स में इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। 4th स्टेप ये रखा है, द पिक्चर विल पेस्ट ऑन द स्लाइड। स्लाइड्स पे पिक्चर पेस्ट हो जाएगी। फिर आप उस पिक्चर्स को क्या कर सकते हो, उसे रीसाइज भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उस पिक्चर को रीसाइज भी कर सकते हो by dragging the resizing handle of the picture, also the position the picture properly on the slide। so वो है ना, आप पिक्चर पे जब क्लिक करोगे ना वो खुद ही उसमें आ जाएगा कि आप उसको ड्रैग करके उसे रिसाइज कर सकते हो, उसे जहाँ भी आपको लगानी हो उस पिक्चर को वहाँ आप लगा सकते हो। ठीक है, और वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो मैंने आपको बताया था, हाउ विल यू अप्लाई द शेडो इफेक्ट्स, कैसे आप शेडो इफेक्ट्स किसी भी शेप ऑब्जेक्ट पे आप लगा सकते हो, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, कोई सी भी आपको शेप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जाना है फॉर्मेट मेन्यू पर। ठीक है, फिर उसमें एरिया ऑप्शन को क्लिक करना है डाउन ड्रॉप मेन्यू में से। फिर क्या होगा, फिर आपका होगा जो एरिया का जो डायलॉग बॉक्स है वो अपेयर हो जाएगा और आपको उसमें से कोई सी भी शेडो सेलेक्ट करनी है। शेडो टैब जो होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर क्या करना है, क्लिक ऑन द यूज़ शेडो चेक बॉक्स इन द प्रॉपर्टी सेक्शन में जाके आपको यूज़ कर लेना है शेडो चेक बॉक्स। ठीक है, डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स शेडो कलर एंड ट्रांसपेरेंसी इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बॉक्स। तो उसका डिस्टेंस जो होगा शेडो और ऑब्जेक्ट के बीच में, कलर और ट्रांसपेरेंसी, उसको आपको डिफाइन कर लेना है और ओके बटन दबा देना है। आपको फिट कर देना है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपेयर हो जाएगा विद द शेडो इफेक्ट्स के साथ। ठीक है, जिस भी आपको ऑब्जेक्ट पे करना था। इतना क्लियर है। अब आपका 8th क्वेश्चन क्या था, 8th क्वेश्चन में आपको बता देता है, द यूज़ ऑफ एनी 5 मेन्यूज दैट अवेलेबल ऑन द मेन्यू बार। मेन्यू बार में जो आपके कौन कौन से मेन्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वो आपको बताना है। देखो, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये कुछ बेसिक होते हैं। आपको कोई से 5 बताने हैं इसमें, तो वो इस यहाँ पे लिख रखे हैं। देखो, 5 कौन कौन से, पहला है फाइल। फाइल मेन्यू जो होता है उसमें बहुत सारे कमांड्स होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे क्रिएटिंग, सेविंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग एंड सो ऑन। ठीक है, एडिट में क्या होता है कि आपको कट, कॉपी, पेस्ट, जो भी चीज़ आपको एडिट करनी हो, अंडू करनी हो, रीडू करनी हो, वो उसले एडिट का ऑप्शन होता है। व्यू की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना होता है, आपको कुछ भी मॉडिफाई करना होता है किसी भी कमांड्स को, टूल बॉक्स, फुल स्क्रीन, जूम करना होता है किसी भी
चीज़ को आपको जूम करके देखना हो या फुल स्क्रीन पे देखना हो तो वो व्यू इसलिए यूज़ किया जाता है। इंसर्ट क्या ऊपर जो ऑप्शन दे रखा होता है इंसर्ट में क्या क्या चीज़ मिलती है, रो, कॉलम, शीट्स, द स्प्रेडशीट्स में। ठीक है, फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ, फॉर्मेट में क्या कर सकते हो आप, पैराग्राफ, उसके करेक्टर्स, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट की आप स्टाइलिंग कर सकते हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेन्यू बार में होती है ऊपर। ठीक है, आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन था और मैं आपको दे रखा है व्हाट आर द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? देखो ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है, जितने भी एक्शंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, डिवाइड, तो वो सारे क्या होते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो वो इसमें आपको बताना है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ईच अथमेटिक ऑपरेशन विद एन एग्जाम्पल। जितने भी अथमेटिक जो ऑपरेटर्स होते हैं वो फंक्शंस आपको इसमें बताने हैं। सबसे पहले ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इज अ कैरेक्टर that represent an actions. Actual calculations are done by the operators. जितनी भी actual calculations होती है वो किसके थ्रू होती है? ऑपरेटर्स के थ्रू होती है। ठीक है, they specify the type of the calculations that has been performed on the elements and the operands of the formulas. तो जितनी भी टाइप से कैलकुलेशंस होगी उसको स्पेसिफाई करता है। ठीक है, उसको परफॉर्म करता है। तो वेरियस अथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? देखो प्लस का दे रखा है, इट इज़ एन एडिशनल। फॉर एग्जाम्पल भी दे रखा है 8 + 9 करोगे दैट इज 17। माइनस का यूज़ करोगे, इट इज़ यूज फॉर द सब्ट्रैक्शन, 9 - 8 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इंटू का करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन के यूज़ होता है, 5 × 3 दैट इज़ 15। देखो इसमें फ्लैश, फॉरवर्ड, स्लैश ऐसे नाम लिख रखे हैं ना, प्लस माइनस जो भी आप उसको बोलते हो वो यहाँ पे ब्रैकेट्स में नाम लिखे हुए। इट इज़ यूज फॉर द डिवीजन, परसेंटेज, इट इज़ यूज फॉर द परसेंटेज, कैरेंट, इट इज़ अ एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको इसमें गिवन है। तो ये तो बेसिक अथमेटिक, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और में अथमेटिक ऑपरेशंस का, ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो ये आपने एक्सप्लेन कर देना है बहुत अच्छे से। इसमें प्रैक्टिस पेपर 2 में मैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ। एक तो IDE का जो है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और GSDP वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड मास्टर आपको पता होना चाहिए, टेबल का पता होना चाहिए, टेबल क्या होता है, कैसे आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो इंटरनेट पे से, और मेन्यू बार के 5 मेन्यूज़ कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस पेपर 2 के थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप वीडियो देख के चले जाते हो पर प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, 900 सब्सक्राइबर तो कर दो यार। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज लर्न विद शेफाली पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।